प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आज हम एक बार पुनः आपसे महत्वपूर्ण सूचना लेकर और कुछ ज़रूरी बातें जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न 2024 की भर्ती के लिए आप प्रतीक्षारत हैं, उससे रिलेटेड संबद्ध सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर हाजिर हूँ। आज की डेट में शाम को यानी तारीख है 12 जून 2024 की शाम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अचानक एक नोटिस जारी किया। वो नोटिस ही नहीं बल्कि 4 से 5 पेज का एक सेगमेंट है जो संभवतः अगर आप जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, खासकर अगर आपने 2023 जुडिशरी का मेंस दे रखा है, हो सकता है आप क्वालिफाई ना हुए हों, हो सकता है आप क्वालिफाई हुए हों, इंटरव्यू दिए हों, सेलेक्ट हो गए हों, हो सकता है आप इंटरव्यू दिए हों, सिलेक्शन ना पाए हों। इसमें से किसी भी प्रकार के स्टूडेंट आप हो सकते हैं, लेकिन सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि आप 2023 की मुख्य परीक्षा आपने दी हो। सिलेक्शन पाए हों या ना पाए हों, इससे मतलब नहीं है। मैं उस सूचना को पढ़ के उस सूचना के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहूँगा और उसके परिप्रेक्ष्य के बारे में भी बात करूँगा। अभी आपने देखा एक जजमेंट वायरल हुआ जिसमें लोक सेवा आयोग को एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ा, जज बनाना पड़ा, जिसको उसने स्वयं से बाहर कर रखा था। वो बच्चा कैसे पहुंचा अंदर, हम उसका विवरण एक वीडियो में दे चुके हैं, दोहराने से समय जाया होगा। नाम उस अधिवक्ता का शिवम सिंह था जो अब जूनियर डिवीज़न 2023 के बैच का कैंडिडेट है। उसको सफल करने की जिम्मेवारी दी है। दूसरा केस आप लोगों ने देखा कि दूसरे बच्चे ने पिटीशन लगाया कि हमारी कॉपी के साथ छेड़खानी हुई है, हमारी कॉपी का पेज ही बदल दिया गया है, हमारी कॉपी का पेज फाड़ दिया गया है। इस पर ऐसी स्थिति फंस गई कमीशन को, ऐसी नौबत आ गई कि उसे कोर्ट में ये सत्य स्वीकार कर लेना पड़ा कि ऐसा मिस्टेक हो सकता है। पहला चक्र तो वो चला, दूसरी तीर परमात्मा के द्वारा ये चलाई गई। दोनों के मूल में आरटीआई था। वह बच्चा भी ये जान नहीं पाता कि जीएस में मुझे नंबर नहीं दिया गया और मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन फाइनली रुक गया। जो लड़का 589 नंबर पाया हो, 88 नंबर पाया हो, 90 पे मेरिट गई हो, वो इसके लिए तो प्रयास करेगा ही। उसने सबसे पहले आरटीआई लगाया और आरटीआई में जब जीएस के पेपर में उसने देखा कि उसने जवाब तो दिया है, जवाब भी सही है, लेकिन उस पर नंबर ही नहीं दिया गया। उसके 2 नंबर कम पड़ रहे थे मेरिट में आने के लिए और हाई कोर्ट ने जब उसकी तहकीकात की, कमीशन की डांट लगाई, बुलाया, कॉपी चेक हुई, हाई कोर्ट ने उसको 2 के बजाय 6 नंबर दिए। कहने का अर्थ ये है कि इतनी लचर व्यवस्था है। ये जो भी काम देखा जा रहा है, जिन लोगों को, मैं ऐसे साफ शब्दों में कहूँगा, जिन लोगों को मुख्य परीक्षा की कॉपियाँ चेक करने की जिम्मेदारी दी जाती है, केवल न्यायिक सेवा में ही नहीं, आरओ, पीसीएस, जितनी परीक्षाएं मुख्य की होती हैं और जो लोग इसमें कॉपी चेक करने जाते हैं, उनका पैरामीटर क्या है। जैसे माननीय उच्च न्यायालय 2020 का जो एचजेएस भरा, जो 29 लोग चयन में हैं और 31 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। एक आउट ऑफ स्टेट चले गए और एक किसी कारण से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो कुल मिला के जो 29 लोग 2020 में एचजेएस बने, उनकी और जिनको बाहर किया गया, जो इंटरव्यू में भी नहीं पहुंचे, इन लोगों की कॉपियां चेक करने वाले वो कौन लोग थे, वो कैसे कॉपी चेक करते हैं, उनका कोई पैरामीटर है। मैं एक बहुत पुराने वीडियो में ये साफ शब्दों में कह चुका हूं, रिक्वेस्ट मैंने करी है। हालांकि मेरे रिक्वेस्ट का कोई अर्थ पड़ता है या नहीं ये मैं नहीं रहता, लेकिन मैंने की है कि हाई कोर्ट में जो परीक्षा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की जा रही है, आपके द्वारा पहले भी ऑलरेडी 25 पेपर के सिलेबस में
विशाल सिलेबस में, और अब तो 61 पेपर के अत्यंत विशाल सिलेबस में। इसमें कॉपी चेक करने का दायित्व किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को कैसे हासिल है? उस असिस्टेंट प्रोफेसर की कैसे हैसियत है कि वो कोई भी कॉपी चेक कर देगा? आप थोक के भाव कहीं से भी बुला के असिस्टेंट प्रोफेसर से कॉपी कैसे चेक करवाते हैं? ऐसे ही जूनियर डिवीजन में जो भर्ती कमीशन लेता है और अपने परीक्षकों में एक्सपर्ट के सहारे किन लोगों को बुला के वो कॉपी चेक करवाता है, इन लोगों की योग्यताएं क्या हैं? ये किस पैरामीटर पर कॉपी चेक करते हैं? इसकी कोई पारदर्शी व्यवस्था है? ऐसे एक्सपर्ट को, ऐसे कॉपी चेकर को चेक करने की एलिजिबिलिटी कुछ है कि केवल किसी संस्था में पढ़ा रहा है, बस यही योग्यता है? असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन गया है, यही योग्यता है उसकी? इसका नतीजा क्या होता है? जब ऐसे बेबूझ लोग जिंदगी भर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी और वो कॉपी चेक कर रहे हैं हिंदी मीडियम की, टीचिंग करते हैं, वो हिंदू लॉ के एक्सपर्ट हैं, उनको संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रक्रिया विधि की कॉपी चेक करवाई जा रही है। ऐसे मूढ़तापूर्ण व्यवस्था में यही होगा जो हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा है, ये जब से व्यवस्था चल रही है तब से हो रहा है। इसको रोक करने के लिए जब तक उस स्तर का सीएम नहीं होगा, उस स्तर का दिमागदार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं होगा, तब तक ये बदलाव नहीं हो सकता। बहुत स्तर का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, दिमाग का स्तर, जिसने कंपटीशन झेला हो, बारीकियां समझता हो, और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी होना चाहिए। आईएएस आईपीएस बन जाने से पीसीएस की वो पेचीदगियां वो दूर कर सकता है। आप ऐसे तमाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जूनियर डिवीजन सेलेक्ट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाएंगे, खुद का सिलेक्शन हो गया, वो जानते नहीं कैसे हो गए। और अगर उनसे पूछे, उनकी सगा, उनका कोई भाई, बंधु, पत्नी, या अगर कोई लेडी है तो उसका भाई, बंधु, बहन, तो वो ये बता नहीं पाएगी कैसे वो सेलेक्ट हो गई है। जो ये बता नहीं सकता दूसरे को, उसको इतना पावर कैसे दे जाता है कि वो सब कुछ देखने समझने की क्षमता रखता है। इसीलिए एक लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष ये समझने में फेल हो जाता है कि जहां से कॉपी का प्रश्न पत्र तैयार करवाया जा रहा है, उसको तैयार कैसे करवाया जाए, किस कंपनी के द्वारा उसके करवाया जाए, उसका क्या पैरामीटर है पारदर्शिता का। और जब पेपर वहां से प्रिंट हो तो प्रिंट करने वाली मशीन और उसको चलाने वाला आदमी, उसके प्रति क्या जवाबदेही है, उसकी पारदर्शिता के क्या कारण है, वो कैसी डिवाइस इस्तेमाल करता है, उसका पहले से मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, इस पर क्या किसी, अपने उत्तर प्रदेश का ही नहीं, किसी भी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जानकारी रखना चाहता है? शायद ही भारतवर्ष का कोई लोक सेवा आयोग होगा जिसका मेंबर, जिसका कर्मचारी, जिसका आरओ, जिसका परीक्षा नियंत्रक और जिसका अध्यक्ष बाहर के 1000 लोगों से रोज उसी कार्यावधि में जब वो सेवा दे रहा होता है, सरेआम बतिया रहा है। कहने को गोपनीय विभाग है, गोपनीय विभाग से सूचनाएं सरेआम बाहर हो रही हैं। हाई कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट नॉर्मली बाहर हो जा रही है। डिजिटल जमाना है, रिजल्ट आने के पहले नाम बाहर हो जा रहा है। कैसे रोकेंगे? जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसे लोग उसके अंदर हैं जो एग्जाम की कीमत नहीं समझते। क्यों? वो बगैर एग्जाम को फेस किए अंदर हैं। एग्जाम की पारदर्शिता में जो चिंगारी निकलती है, जो घनों हथौड़ा वो जलते हुए अंगारे पर जब गिरता है तो वो कोई परिवर्तित होकर कोई रूप बनाता है। आप ये जो व्यवस्था चरमराती हुई देख रहे हैं, ये बिल्कुल अचंभे में ना पड़े। हम तो 2006 से कंपटीशन में हैं और 2002-03 से पीसीएस में हम बैठ जाते थे। भले हमारा डिग्री नहीं था, ग्रेजुएशन तो हो ही गया था। 2001 से एलएलबी स्टार्ट हुई, उसके बाद हम तुरंत पीसीएस में बैठना शुरू किए थे। ये बात अलग है कि प्रीलिम्स हम नहीं निकाल पाए, लेकिन ये जरूर है कि हमें यह तजुर्बा हो गया कि इस सेक्टर में जाने के लिए
प्री स्तर पर, मेंस स्तर पर जो कापियां चेक होती हैं, उसका इतना भौंडा नाच क्यों है? क्यों लड़के इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम की रोना रो रहे हैं? क्यों इस पर कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं हो पाती? ये तो अलग जद्दोजहद का विषय है। लेकिन आप ये सुनकर ताज्जुब नहीं मानेंगे कि 2012 यूपी लोअर जुडिशरी मिलाकर 2023 की ये जो हुई है, जिस पर विवाद बना हुआ है, सब में 80-20 का रेशियो चल रहा है। 80% इंग्लिश मीडियम वाले, 20% के लगभग, 20% पूरे नहीं, हिंदी मीडियम वालों का चयन हो रहा है। मैं आपसे कितनी दफे कह चुका हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, इन राज्यों में कहां किसी जिले का कोई भी नागरिक जिसका विवाद जिला कचहरियों में चलता है इंग्लिश बोलता है? काहे आप हाथ धो के पड़े हैं इंग्लिश मीडियम के? हिंदी मीडियम का बच्चा कितना भी पढ़ क्यों ना ले, उसको अंतिम चयन आप क्यों नहीं देना चाहते? ये कौन लोग हैं जो हाई कोर्ट स्तर पर इस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते? जैसे बिहार हायर जुडिशरी का मेंस होना है, पेपर हिंदी में नहीं आएगा, इसीलिए अलग से वहां इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नहीं बनाया जाता। क्यों? उत्तर प्रदेश से कई गुना खस्ता हालत है बिहार की। जिन लोगों को डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर एज एडीजे न्याय देना है, उसमें से किसी क्लाइंट, किसी वकील का एक चिट इंग्लिश में एक वर्ड नहीं लिखा जाएगा। लेकिन पटना हाई कोर्ट में बैठे हुए माय लॉर्ड ऐसी की तैसी किए जाते हैं। ये सनक है और इसमें भ्रष्टाचार इस स्तर पे है कि जैसा कि मैंने कहा कि सरेआम गोपनीय विभाग से वो जहां चाहे वहां अपने लोगों से बात कर रहा है। इसके पैरामीटर की सरकार कोई व्यवस्था करेगी? तो वो जो सातिर लोग अंदर हैं, जो बाहर के लोगों से अपने के नाम पर व्यापार कर रहे हैं और भ्रष्ट लोगों को अंदर लेने में सहयोग देते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, न्यायपालिका में और कमीशन में, दोनों में ऐसे लोग सक्रिय हैं। उन्हीं लोगों की बुद्धि का उपरंज है ये। जब अपने आप को घिरते देखा, जब अपने आप को बिल्कुल इस निर्णय के चलते ये चीज नॉर्मल हो गई कि इसका तो आधार लेकर अनगिनत छात्र आरटीआई लगाएंगे और उनके कापियों में कमियां निकलेंगी, वो हाई कोर्ट में केस करेंगे, बार बार हाई कोर्ट को केस में जाके जवाब देना पड़ेगा। इस नौबत से छुट्टी पाने के लिए आरटीआई 2011 के पहले आप अपना उत्तर नहीं देख सकते थे। ध्यान से सुनिए, 2011 के पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका कमीशन से मांग कर चेक नहीं कर सकते थे। सीबीआई एंड अनदर्स वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय का एक केस आया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि आपको कॉपी दिखानी पड़ेगी। तब से कमीशन बाध्य हो गया, नहीं तो कमीशन और आजाद था। आज तो आरटीआई का जमाना है। 5 के पहले जब आरटीआई नहीं थी तब कितना आजादी थी। ऐसे सड़े गले लोग सन 80 से लेके 2000 के बीच में, जब हर गांव से मुश्किल से 5-10 गांव में से 2-3 लड़के इलाहाबाद आते थे, ऐसे सड़े सड़े लोग वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में, ऐसे ऐसे गधे किस्म के निरे गधे, आज भी उनको कुछ नहीं आता, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उनके उच्च पदस्थ होने के चलते उनको बड़े बड़े राजकीय कार्यभार से युक्त किए हुए है, उनको जिम्मेवारी दिए हुए है, उन पर विश्वास करती है। जो अपने जमाने में निहायत जड़ था, जिसको आपकी भ्रष्ट व्यवस्था ने अधिकारी बना दिया, उसके ऊपर जब ये जिम्मा पड़ेगा तो चाहे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन जाए या किसी का वाइस चेयरमैन बन जाए या कहीं का वो एज अटॉर्नी बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो अपने दिमाग का गोबर इस्तेमाल करेगा। वो स्वयं 3rd ग्रेड से गया है, इसलिए वो बैठते ही कुर्सी पर पहले सेट करता है दलाल, कैसे नीचे से भ्रष्ट लोगों से रिश्वत लेकर वो अत्यधिक पैसे कमाए। ये सरेआम चल रहा है। कोई जुगाड़ है? इसी उच्चतर न्यायिक सेवा में जो भर्ती होने का 83 सीट आप देख रहे हैं, ये उलट जाएगा। जब रिजल्ट आएगा 38 भरे जाएंगे, बड़ा मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है कि 38 सीट फुलफिल हो जाए। क्यों? सक्रिय हैं वो, जो उसके बगैर जी नहीं सकते, जिनकी पूरी जिंदगी उसी पर टिकी है, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर। उसी की उपज है कि आपकी कॉपी गलत ढंग से चेक हो रही है, नंबर उल्टा का सीधा दिया जा रहा है, मुख्य परीक्षा में पैसे लेकर नंबर दिया जा रहा है। ये बच्चे जब सड़क पर बाहर आकर के कहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन मैं कह चुका हूं कि ये धुआं यूं ही नहीं उठता। जिसका गलत ढंग से सिलेक्शन होता है वो कितना भी छिपाए, एक झूठ दबाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक सरस्वती भवन है, वहां आप सभी लोगों को कान खोल कर सुनिए, जो यूपी जूनियर डिवीजन 2023 में मेंस लिखे हैं, हो सकता है इसमें से 98% क्या 99% बच्चे आरटीआई ना लगाते। मैं भी अपने लाइफ में कभी नहीं लगाया। उसकी वजह थी, क्यों नहीं लगाया? लगा के ही क्या करूंगा? अपना रिजल्ट बदल लूंगा क्या? और मुझे अपने आप पर यह भरोसा था कि जो मैंने लिखा है और जो मैंने खुद से जोड़ा है, अगर उससे नंबर 50 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो मैं कमीशन का क्या उखाड़ सकता हूं भाई। इसलिए मैं कभी आरटीआई नहीं लगाया। लेकिन ये मेरे कहने का मतलब आप लोग ऐसा ना करें या आप लोग इससे प्रेरित होकर हमारे जैसा आचरण करें, ऐसा कहने का उद्देश्य नहीं। मैं उसकी वजह भी बता रहा हूं मैंने क्यों नहीं लगाया। अब की बार भी ऐसे ही तमाम बच्चे होते जो 10 नंबर से कम रह गए इंटरव्यू में, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर से कम रह गए फाइनल सिलेक्शन में, वो कोई नहीं आरटीआई लगाया, नहीं देखा कि अगली परीक्षा की तैयारी में लग गए। लेकिन जब ये आशंका हुई और लगने लगी आरटीआई, तो कमीशन घबरा गया। और कमीशन घबरा ही नहीं गया, उसने इस चीज को ढंग से छिपाने के लिए कितने चतुराई से नोटिस जारी किया है। 9 सेगमेंट का वो नोटिस है, 9 उसमें शीर्षक, 9 बिंदु हैं। वो 9 बिंदु कायदे से पढ़ के जाना, यूपी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है वो नोटिस, ध्यान से डाउनलोड करिए, पढ़िए। उसका 3-4 नंबर कॉलम आपसे कहता है कि सरस्वती भवन में जब आप आएंगे अपना कॉपी देखने, तो आप अपने साथ ना तो मोबाइल लाएंगे, ना तो कोई मिटाने वाला रबर लाएंगे, रेजर, ना तो कोई रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्डर लाएंगे। मोबाइल का तो सवाल ही नहीं उठता। और हद कर दी है कमीशन, कलम भी नहीं ले जाने देगा। कलम छोड़िए, पेंसिल भी नहीं ले जाने देगा आपको। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी कॉपी चेक कर रहे हैं और आप अपनी 6 कॉपी आधे घंटे में चेक कर रहे हैं। 6 कॉपी आधे घंटे का मतलब ये हुआ कि एक कॉपी पर 5 मिनट। आप विभाजन करिए, 30 मिनट कमीशन ने समय दिया है आपको, 6 कॉपी चेक करवाएगा आपको। वो 6 कॉपी चेक करने के लिए एक कॉपी पर 5 मिनट है। और मेरे जानकारी में 36 पेज या 31 पेज की कॉपी होती है। 1 मिनट में आप देखेंगे, मान लीजिए आपने कोई तथ्य उसमें देखा कि गलत किया है कमीशन ने, उसके बाद दूसरा देखने लगे, फिर तीसरा देखने लगे। इसमें पहले वाले में किस पेज पर यह गड़बड़ी है, आप पेन ले नहीं जाएंगे, आपको कोई साधन ले नहीं, आपके पास एक चिट होगा नहीं, आप कितना मेमोरी में एकदम सटीक डाल पाएंगे कि कमीशन ने यहां इस क्वेश्चन में गलती किया है। इस आरटीआई के दिखाने के उद्देश्य को क्या लोक सेवा आयोग की ये नोटिस इस उद्देश्य को सफल होने देती है? अगर एक कॉपी मात्र चेक करने के लिए आधे घंटे दे तब तो बात समझ में आती है, लेकिन सारी कॉपी चेक करने के लिए अगर आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जा रहा है और आपके सारे यानी लगभग 3000 जो कुछ कैंडिडेट मेंस लिखे हैं, सबको बुलाया गया है कॉपी चेक करने के लिए। ये आरटीआई के किस सेगमेंट में लिखा है कि इस सीमा के बाद यानी 30 जुलाई के बाद इस परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति आरटीआई लगाकर अपनी कॉपी चेक नहीं कर सकता। और अगर ऐसा करके इस नोटिस के सहारे आप लोगों को जाना चाहिए, जाइए, परिणाम झेलिए। लेकिन एक चीज मैं अपने आप कहता हूं, इन्हीं में से अधिवक्ता बंधु जो देख पा जाएंगे अपनी कमी,
और उनको भूल जाएगा, वो आपका ये आदित्य बंदोपाध्याय केस को आधार बनाकर आरटीआई पर निकाली गई आपकी इस नोटिस को चैलेंज करेंगे। आपने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। परीक्षा नियंत्रक पांडे जी का मैं सम्मान करता हूं, मेरे सम्मान करने या ना करने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन पदाधिकारी हैं, भारत उत्तर प्रदेश सरकार उन पर जिम्मेवारी थोपे हुए है। वो कम से कम अपने सदस्यों और अध्यक्ष को मिलाकर कोई भी ऐसा नोटिस निकाल रहे हैं तो उस पर उनको उसके क्रियान्वयन पर, उसके प्रभाव पर, उसके न्याय निर्णयन और विधि के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को तो उन्होंने ध्यान में रखा होगा। क्या उनकी विधि की लाबी ने ये नहीं समझाया कि इस तरीके से रिगिड नोटिस निकालकर बच्चों को बुलाना और उनको 30 जुलाई तक का क्रमवार समय देकर अपने ऊपर बिन बुलाई नई आफत मोल लेने का अवसर नहीं दिया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं सोच सकी ये विधि लाबी, जो आदित्य यादव उसमें बहस किए हैं शिवम सिंह वाले केस में, मैं क्लियर कट कह रहा हूं, इसमें नए विवाद का जन्म अवश्य होगा। ऐसे तो केवल 4, 5, 10 लोग जाते आरटीआई लगाकर, अब इससे आपने सबको बुला लिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3000 बच्चे जाएं और 300 कमी भी न निकले, जबकि आपने कमी नोट करने के लिए कोई अवसर दिया नहीं है। ये बच्चे अपने आरटीआई पर अपने फ्रीडम को, मौलिक अधिकार को, जानने के अधिकार को, सूचना के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार के टर्म से जुड़ता है आर्टिकल 19 में, जानने के अधिकार से, क्या ये उसके विरुद्ध, स्टेट के विरुद्ध, उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट नहीं चले जाएंगे? ये बात तो रही कमीशन के पक्ष में, और इसी बहाने आप लोग यह भी जान गए कि कॉलम नंबर 3, 4 पर क्या व्यवस्था दी है। आप 9 कायदे से पढ़िएगा, जो जो चीज़ें लेकर आपको जानी है वो सब लेके आइएगा। जिस डेट को, जिस टाइम को आपको पहुंचना है, एक प्लेन पेपर पर आप अपना रूल नंबर, पूरा बायोडाटा, वो प्रवेश पत्र जिसमें आपने मेंस दिया है उसकी सूचना हो, उसके साथ नत्थी करके एक रिक्वेस्ट लगाएंगे कि हम अपनी कॉपी देखना चाहते हैं। कौन सी कॉपी देखना चाहते हैं उसको भी बताएंगे। आप जरा सोचिए, ये लेटर आप पहले से पोस्ट करेंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपको वहीं जाके पोस्ट करनी है, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने अंदाजे से ये कह रहा हूं कि वहां जाकर ही आपको ये देना होगा, क्योंकि आपके दिए गए एप्लीकेशन पर ही आपको अंदर बुलाया जाएगा। और आप, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी कापियां लेकर बैठे होंगे पहले से, आप जो कॉपी कहेंगे कि ये कॉपी मुझे चेक करना है, इस पर मुझे शक है, तो आप लोग भी बुद्धिमानी करिएगा। जिसमें आपको ज़्यादा शक होगा वही कॉपी मांगिएगा, जिससे आधे घंटे का पूरा समय सुनियोजित ढंग से आप भुना पाइएगा। और अपनी मेमोरी बड़ी तेज रखिएगा, क्योंकि जिस लड़के ने ये पिटीशन लगाई, जिसने ये भी लगाई कि हमारी कॉपी फाड़ दी गई, हमारी कॉपी की राइटिंग बदल दी गई, उसने कोर्ट को तब मनवाया, उसने हाई कोर्ट की डबल बेंच से आर्डर तब निकलवाया कमीशन के विरुद्ध जब उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, और तभी कमीशन बाध्य भी हुआ, नहीं मुकर जाता। कमीशन का ये स्वीकार करना कि हो सकता है किसी का पेज फटा हो, आप ऐसे जनरली कहा हमने और आपने मान लिया। वकालत करते हैं। अब की बार, असल में मैं फिर एक बार कहूंगा, शनि भगवान की लीला है, करो बेईमानी। मैं एक बार पुनः कह दे रहा हूं, उच्चतर न्यायिक सेवा चाहे बिहार की होने जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की होने जा रही है, लगा लो जोर रिश्वतखोरों, जुगाड़ वालों। मोटा रकम दे के एचजेएस बनने का सपना देखने वालों, जैक वालों को खुलेआम चुनौती दे रहा हूं, और उनसे जुड़े हुए जितने कनेक्शन बनते हैं सबको दे रहा हूं। अब की बार पद लेके दिखाओ। एक तरफ आप लोगों का गिरोह और एक तरफ शनि भगवान अकेले। ये बात मैं सिर्फ इसी वर्ष के लिए कह रहा हूं, हर वर्ष के लिए नहीं। अतड़ी तक बैठा दे रहा है, ऐसी ऐसी कंडीशन पैदा हो गई। और लगे हाथ ये भी आप लोगों को संसूचित कर दूं, आप लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि सर आप तो रोज वैकेंसी लाते हैं। तो जब 30 जुलाई तक लिखित में कमीशन जब इतना बिजी है, एक प्रकार से इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू भी सभी का आधा घंटा नहीं चलता, लेकिन आप लोगों को आधा घंटा समय दे रहा है। आप इंतजार कीजिए, 30 जुलाई तक आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला।
ये प्रमाणित है। रेस एप्सा लाक्यूटर की थ्योरी लागू होती है। कमीशन इतना उलझ गया है कि वो नई वैकेंसी की प्रकाशित करने को कौन कहे, सोच नहीं पा रहा है वो। और ऐसी स्थिति पैदा किसने किया? कमीशन शायद, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, कभी भी ये स्वीकार करेगा कि उसके कर्मचारी, उसके पदाधिकारी बहुत बड़े रिश्वतखोर और दलालों से मिले हुए लोग हैं? अगर ऐसा वो भीतर से बाहर से स्वीकार नहीं करता तो भविष्य में सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर वो सुधार करता है और कट्टरता के साथ, साधुता के साथ नहीं, कट्टरता के साथ अमल करना चाहता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की संभावित पराजय 2027 में सुनिश्चित दिखाई देती है। उसके चलते और कमीशन पे ऊपर ये जो वज्रपात हुआ है, इसके चलते जो आने वाली वैकेंसी चाहे अगस्त में आए चाहे सितंबर में अब आए, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता कि ये परीक्षाएं जो होंगी, कम से कम प्री जो दिसंबर में डेट लगी है, उस डेट से लेकर अगले साल होने वाली किसी भी परीक्षा में मेरा व्यक्तिगत मानना है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, कि मिथक को कमीशन चरितार्थ करता नजर आएगा। ये अलग बात है कि जब परिणाम आ जाएगा तो निर्विवाद होगा या उसमें भी विवाद उठ जाएंगे। तो आज की वीडियो में ये महत्वपूर्ण बात थी। एपीओ वाले बच्चे भी इस बात को सतर्कता से समझें। आज एक और वीडियो वायरल, एक न्यूज़पेपर का मैसेज कि बहुत सारे ई पोर्टल पर दिए गए अध्याचन संबंधी त्रुटियों के चलते कमीशन ने लगभग 1,500 पदों से संबंधित अध्याचन के संबंधित प्रस्तावों को वापस भेज दिया है, इसको सुधार कर भेजिए। ऐसा अगर हुआ है, जो कि सत्य जान पड़ता है, और उसमें आपका एपीओ भी शामिल है, जे भी शामिल है, जिसकी पुष्टि नहीं करता मैं, तो भी आप ये मान के चलें कि ये जुलाई भर में तो वो चीज़ रिजल्ट, वो चीज़ दोबारा उस मंत्रालय, खासकर कार्मिक मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुनः ई पोर्टल पर सही ढंग से आ जाएगी। यानी जुलाई बीतते बीतते आप जब ये आरटीआई के लफड़े से बाहर निकलेंगे तो 1 जुलाई को जो डेट लगी है फटी चिटी कापी वाले पर, उस पर क्या हुआ उसके बारे में भी, और जुलाई में जो कुछ घटेगा उसके बारे में ही। इस साल का शनि वाला महीना यानी 8वां महीना, यानी अगस्त में 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में विज्ञापन भी, चमत्कार भी, एचजेएस का प्रीलिम्स भी, सब कुछ देखेंगे। इसके पहले शनि भगवान किसी भी रिश्वतखोर, भ्रष्ट, चालाक, सातिर, कपट, धूर्त, चांडाल, हरामजादा, निकृष्ट, नीच, अति विधर्मी, हेहर, उजड्ड, हरामजादा, इन सारे से ग्रसित किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पदाधिकारी के हैसियत से है, न्यायिक सेवा में है, या कहीं भी वो ऐसे व्यवहार कर रहा है, उसको वो व्यवहार नहीं करने देंगे जो करके अभी तक वो राज करता रहा है। अधीर नहीं होना है। शांतिपूर्वक जो कमीशन ने निर्णय, कमीशन की भी विषम परिस्थिति को समझें कि अगर ऐसे आप रोज आरटीआई लगाएंगे तो कितनी बार हाई कोर्ट आएगा, और अगर वो रोज हाई कोर्ट आके जवाब लगाएगा और हर दिन नया रिजल्ट निकालेगा तो आपकी नई परीक्षाएं वो कब कराएगा। दोनों पहलू समझिए। वो अधिकारी जब बनेंगे, उस कुर्सी को संभालेंगे, तो दोनों तरफ देखना पड़ता है। और मैं ये मानता हूं कि इस निर्णय के चलते जो अन्य मनस्कताओं और आशंकाओं को बल देता है, भविष्य में ये नए विवादों को जन्म लेने के आधार देता है। फिर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्गत यह नोटिस सब बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2023 जूनियर डिवीजन की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, एक महत्वपूर्ण अवसर देता है कि आप ये चेक कर पाएं कि मेरी कॉपी में नंबर कम आए तो क्यों कम आए, किसमें कितने मिले इत्यादि जानने हेतु। मैं किसी दिन का वीडियो ऑडिट नहीं करता। मां जगदम्बा की कृपा से एक साधारण से अधिवक्ता पेशे में उच्च न्यायालय जिला कचहरी में प्रैक्टिस करते समय ये कभी भी मैंने ये एहसास नहीं किया है कि सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, और आप लोगों ने भी शायद नहीं किया होगा। भ्रष्टाचार कैसे मिटाया जा सकता है, ये अलग ज्वलंत मुद्दा,
आज का नहीं, जब से देश आज़ाद है तब से है। ये कब खत्म होगा इसके बारे में कुछ गारंटी प्रपत्र नहीं है। आपको बदली हुई परिस्थितियों में जो सामने अवसर है, अपने इस बढ़ते हुए अवसर में अब ये सुनिश्चित तौर पर मानते हुए कि आप लोगों का एग्जाम 9 नवंबर में जो डेट लगी है, जो फिक्स है, उसके पहले नहीं होगा। एक सुनिश्चित शेड्यूल बनाकर, और अगर आप मेंस दिए हैं तो अपना उस डेट पर आकर आरटीआई लगाए बगैर एक रिक्वेस्ट लेटर देकर अपनी कॉपी चेक करेंगे। रिक्वेस्ट लेटर देने की प्रोसेस उसी दिन होगी जिस दिन आप वहां उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, तो आपसे संबंधित बहुत सारे अधिवक्ता बंधुओं बहनों का फोन आने लगा, सर इस पर आज के वीडियो में थोड़ा स्पष्ट कीजिए, कैसे क्या होगा, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। लगभग सारे मुद्दों पर हमने चर्चा कर ली है। मेरा उद्देश्य आपको सरकार, कमीशन या माननीय उच्च न्यायालय के प्रति द्रोहात्मक भाव से नहीं भरना है, आपको सतर्क मात्र करना है। अगर आप इसमें आएंगे, इसमें अपना कैरियर तलाशेंगे, तो इस गंदगी से भी आपको दो चार होना पड़ेगा, चाहे ये क्यों ना केवल हरसे एविडेंस ही क्यों ना हो। जितनी बातें इसमें हमने कही हैं, ये सुनी सुनाई साक्ष्यों पर आधारित हैं, और इससे रिलेटेड बातों का जो प्रभाव पड़ता है आपके मन मस्तिष्क पर, आपकी तैयारी प्रभावित होती है। कई दफ़े मेंस निकाल ना पाने, इंटरव्यू तक जाकर सफल ना होने के बाद आप में जो डिप्रेशन पैदा होता है, हताशा पैदा होता है, उससे उबरने का एक छोटा सा प्रयास हमने किया है कि आप इस वास्तविकता को समझ पाएं। आज की बात पूरी। कल हमारी टेस्ट की श्रृंखला में बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए 14 जून की डेट पर ये परीक्षा टेस्ट नंबर 6 का 7वें का आयोजन है, जो स्पेशल रिलीफ एक्ट के बाद एक नए पेपर पर है। उस टेस्ट सीरीज से, जो कि समान रूप से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के ध्येय को लेकर भी बनाई गई है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या जूनियर डिवीज़न की तैयारी कर रहे हैं, कई दफ़े मेंस लुक चुके हैं, मेंस निकलता नहीं, मीडियम चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश, ऐसे एपीओ में भी आपके साथ हो रहा है, तो आप मेंस की टेस्ट सीरीज से, गई की टेस्ट सीरीज से, हिंदी माध्यम में उपलब्ध क्लासेज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं, और सीरियस अधिवक्ता जो कई दफ़े मेंस लिख चुका है, कम से कम 2 बार, मिनिमम 2 से अधिक कितनी बार, वो या इंटरव्यू फेसर हो तो सबसे ज़्यादा उसका स्वागत है। मैं आज का वीडियो यहीं बंद करता हूं। कल फिर किसी नई सूचना, या इस बीच में जब से आप लोगों को बुलाया गया है 30 जुलाई तक आप लोगों को कॉपी देखने का अवसर दिया जा रहा है, इसके बीच में अगर कमीशन कोई परिवर्तित नोटिस जारी करता है, कोई नई सूचना, या 1 जुलाई के बाद ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से कोई प्रभाव पड़ता है, उससे संदर्भित डे बाय डे की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज का वीडियो पूरा। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को जय सिया राम बोलते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।